हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में ITR 2 किस तरीके से ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है उसका डेमो देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी अमाउंट हम यूज़ करते हैं, जो भी नाम यूज़ करते हैं अलग अलग सेक्शन में, सब के सब नकली होते हैं, फेक होते हैं, क्योंकि हम डेमो बनाने के पर्पज़ से इसको यूज़ करते हैं। तो आपको इन अमाउंट पर, नाम पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है प्रोसेस पर, स्टेप्स पर, ठीक है। क्योंकि नाम हो गया, अमाउंट हो गया, ये तो आपका खुद का होगा, वही आप यूज करने वाले हो। उसके अलावा देखिए, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी शेड्यूल मिलने वाले हैं ITR 2 भरते समय जो कि सेम टू सेम पिछले साल के जैसे ही हैं, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम पिछले साल वाला ही क्लिप यूज कर लेंगे, क्योंकि सेम टू सेम है, थोड़ा भी चेंजेस नहीं है। तो इससे हमारा इफर्ट बच जाएगा। तो उस इफर्ट को हम जो नए शेड्यूल आए हैं उसमें यूज कर लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम दे देंगे। तो कहीं पे आपको असेसमेंट ईयर 2022-23 दिखाई दे जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम इस वीडियो में स्टेप्स दिखाएंगे सब के सब असेसमेंट ईयर 2023-24 में भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सारा का सारा इनकम का डिटेल, डिडक्शन का डिटेल हमारे जैसे एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि ITR भरते समय आपको अलग अलग जगह से ढूंढना ना पड़े, ठीक है। एक ही जगह पर आपका सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। दोस्तों, ध्यान देना है, ITR 2 में बहुत सारे इनकम हम दिखा सकते हैं और इस वीडियो में हम बहुत सारे इनकम को कवर भी करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सैलरी इनकम को कवर करेंगे, उसके अलावा कैपिटल गेन, शेयर से, प्रॉपर्टी से, इनको भी कवर कर लेंगे। कैपिटल लॉस, प्रीवियस ईयर का लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, अदर सोर्स, उसके अलावा म्यूचुअल फंड को किस तरीके से दिखाना है, डिडक्शन कैसे दिखाना है, एग्रीकल्चर इनकम पेमेंट कैसे दिखाना है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस साल से नया शेड्यूल आया है वर्चुअल डिजिटल असेट्स का, तो डिटेल में कवर कर लेंगे। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में बाय सेल किया हुआ है तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम ITR 2 में कवर करने वाले हैं। अब जल्दी से हम incometax.go.in की वेबसाइट पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब ITR फाइल करने से पहले 2-3 काम आपको कर लेना है। सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, वैलिडेटेड है या नहीं, ठीक है। कैसे करना, ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। बैंक वगैरह में अगर चेंजेस हुए हैं तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो उसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा। TDS अपडेट होना चाहिए मार्च तक, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर AIS है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस पर क्लिक करके आपको अपने इनकम का डिटेल या स्पेशल ट्रांजैक्शन का डिटेल भी चेक कर लेना है कि सब कुछ अपडेट हो गया है या नहीं, ठीक है। काफी लोग ITR फाइल कर देते हैं और बाद में उनका AIS अपडेट होता है तो फिर से उनको ITR रिवाइज करना पड़ता है, काम डबल हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा रुक के ITR फाइल करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सब कुछ अपडेट होने के बाद ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भी अपडेट कर लेना है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है। कोई भी इशू होगा, कम्युनिकेशन होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ का आपको ध्यान रख लेना है। सबके लिए हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई भी इशू है तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम डेमो बना रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अपडेट है। यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। या तो आप ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। दोनों सेम पेज पर ही जाएंगे। इस तरीके से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का पेज आ जाता है। करंट असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, और यहाँ नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी ITR थोड़ा सा भरा हुआ है, ड्राफ्ट सेव है, तो ऊपर आपको इस तरीके से ड्राफ्ट का रो आ जाएगा, ठीक है। तो रिज्यूम फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है। हमारे केस में मान के चलते हैं कि हम नया ITR फाइल कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। ITR 2 हम सिलेक्ट करेंगे। अब ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल होता है यहाँ पर दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए तो एप्लीकेबल है, इसलिए हम प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ गया है। अब हमें यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट करना है कि क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला रीज़न एप्लीकेबल है। हमारा जो टैक्सेबल इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब ITR फाइल करने के लिए कौन कौन से रीज़न होते हैं, कौन से कंपलसरी होते हैं, उसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको रीज़न नहीं पता है तो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तभी आपको ITR फाइल करना है। हमारे केस में पहला वाला एप्लीकेबल था, हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे और हर सेक्शन में आपको बहुत सारे शेड्यूल दिखाई देंगे। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो इनकम वाले शेड्यूल में हमने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, शेड्यूल 112A, शेड्यूल VDA, अदर सोर्स और स्पेशल इनकम, शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम, इन सब इनकम को हम कवर करने वाले हैं। तो इनको हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा जो एप्लीकेबल होगा वही आप सेलेक्ट करिएगा। डिडक्शन में भी देखिए ATG भी हम कवर करने वाले हैं, ATD भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। टैक्स में ऑटोमेटिकली सब कुछ सेलेक्टेड ही है। अदर्स में आप देख सकते हो जो जो भी आप भरना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जब सब कुछ आप सेलेक्ट कर लो तो उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आपको नोट आ जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर सही तरीके से शेड्यूल आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा डेटा आपका प्रीफिल्ड आ सकता है, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आ गया है शेड्यूल समरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे शेड्यूल हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन से लेके देखिए बहुत सारे इनकम के शेड्यूल, डिडक्शन के शेड्यूल, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर एक अच्छा बात क्या है कि आप कोई भी शेड्यूल पहले भर सकते हो, कोई भी बाद में। ITR 1 और ITR 4 में ऐसा नहीं था, वहां पर 1 बाय 1 आपको जाना पड़ता था। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला रो ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है। पैन कार्ड में जो डिटेल होता है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ अपडेट नहीं कर सकते हो। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्टैक्ट डिटेल आपको पहले ही अपडेट कर लेना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर सही सही डिटेल आ जाए। अगर अपडेट आपने नहीं किया हुआ था, कुछ रॉन्ग दिखाई दे रहा है तो एडिट का बटन है, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है तो इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अब नीचे फाइलिंग स्टेटस का आपको सेक्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले फाइल अंडर सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर ड्यू डेट के पहले आप फाइल कर रहे हो तो। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं, तो हम नो पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हम पुराना टैक्स सिस्टम ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट इन केस आप अगर नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो आप यस पर भी क्लिक कर सकते हो। यस पर क्लिक करते इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ जाएंगे, ऐसा लिखा गया है। और आप अगर तैयार हैं तो नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। हमारे केस में हम पुराना ही चुनने वाले हैं तो इसको कैंसिल कर देंगे और नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है तो हम रेसिडेंट हैं। अब हमें कंडीशन भी बताना है कि क्यों रेसिडेंट है। ड्रॉप डाउन से पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में ही रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, क्या बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H का क्लेम करना है तो नो। पोर्टुगीज सिविल कोड एप्लीकेबल है, नो। FII FPI है तो नो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, नो। डिटेल ऑफ डायरेक्टरशिप, इसमें भी नो है। डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आप होल्ड करते हो तो यस करना है, नहीं होल्ड करते हो तो नो करना है। हमारे केस में नहीं है तो नो कर देंगे और नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब फाइलिंग स्टेटस भी हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे बैंक डिटेल का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से जो वैलिडेटेड बैंक, जो लिंक्ड बैंक है हमारे पोर्टल से हमें दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हो 3 बैंक है, तीनों वैलिडेटेड है। अगर TDS रिफंड आपको बन रहा है तो एक बैंक आप नॉमिनेट कर लीजिएगा। तो हमारा बैंक वैलिडेटेड है, इसमें रिफंड भी आ जाएगा क्योंकि पैन कार्ड से लिंक है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब इसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस, बैंक डिटेल सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज कंप्लीट हो गया क्योंकि कंफर्म का यहाँ पर साइन आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल सैलरी है, इस रो पर हम क्लिक करेंगे और सैलरी का डिटेल भी हम भर देते हैं। इस तरीके से शेड्यूल सैलरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपको प्रीफिल्ड दिखाई दे। ध्यान देना है, सैलरी का डिटेल पिछले साल के जैसे ही भरना, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक एडिशनल लाइन ऐड किया गया है जो कि ज्यादातर लोगों के लिए इररिलेवेंट है, यूजफुल नहीं है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रीफिल्ड अमाउंट दिखाई दे, हो सकता है, ठीक है। हमारे केस में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम मैनुअल भी इंटर कर देंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है तब तो अच्छी बात है, आप उसको चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। हम फिलहाल ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब सैलरी का ब्रेकअप यहाँ पर हमें इंटर करना होगा। सबसे पहले एम्प्लॉयर का डिटेल हमें इंटर करना है, एम्प्लॉयर का नाम, टैन नंबर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो, और उसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। हम जल्दी जल्दी इंटर कर देते हैं सब।
नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में अदर्स हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम एम्प्लॉयड हैं, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। डेमो है, यहाँ पर जो भी डिटेल हम फीड कर रहे हैं सबके सब फेक है, ठीक है। आपको आईटीआर भरने के प्रोसेस पर ध्यान देना है, स्टेप्स पर ध्यान देना है। क्या नाम इंटर कर रहे हैं, क्या एड्रेस है, क्या अमाउंट है, उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो सबका अलग अलग होगा, खुद का होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, सैलरी का डिटेल हम इंटर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर नेचर ऑफ सैलरी सेलेक्ट करना है। ध्यान देना, यहाँ पर हमें एक एक कंपोनेंट इंटर करना पड़ता है आईटीआर 2 में। आईटीआर 1 में आप लमसम इंटर कर देते हो, लेकिन आईटीआर 2 में आपको ब्रेकअप भी इंटर करना होता है। अब ब्रेकअप आपको कैसे मिलेगा, ये आपका सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल अमाउंट दिया गया है। तो ब्रेकअप कहां से मिलेगा, आपको फॉर्म नंबर 16 के साथ में एनेक्सर भी मिलेगा जहां पर डिटेल दिया गया होता है। जैसे कि हमारे केस में देखिए जो 679,200 का अमाउंट आया है, ये वाला, इसका ब्रेकअप यहाँ पर एनेक्सर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिक सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, डियरनेस अलावेंस है, हाउस रेंट अलावेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। तो 1 बाय 1 एनेक्सर से देखकर हम आईटीआर में फीड कर देंगे डिटेल को। नेचर ऑफ सैलरी में यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, कंपोनेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि पहला बेसिक सैलरी है, फिर उसका अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट इंटर करने के लिए आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो दूसरा कंपोनेंट होगा। अगर आपके केस में बोनस है और यहाँ पर बोनस दिया नहीं गया है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप बोनस लिख दीजिए और फिर उसका अमाउंट इंटर कर दीजिए। बाकी सारा डिटेल भी हम जल्दी जल्दी फीड कर देते हैं, ठीक है। अब सैलरी का सारा कंपोनेंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फॉर्म 16 से आप मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है। तो हमारे केस में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट अगर है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं कंपनी की तरफ से, उनका आपको वैल्यू दिखाना होता है। तो हमारे केस में 50,000 वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। अब वैल्यू ऑफ परक्विजिट का भी ब्रेकअप आपको इंटर करना होता है। इसका डिटेल आपको फॉर्म नंबर 12 BA में मिल जाएगा। अगर आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी मिल रहा है तब आपको फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया होगा। तो हमारे केस में देखिए यहाँ पर डिटेल दिया गया है, 50,000 का वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। तो ये अमाउंट इंटर कर देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री लोन है। इस तरीके से वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो कि सेक्शन 17(2) के तहत आता है वो भी हमने इंटर कर दिया हुआ है ब्रेकअप के साथ में, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी है सेक्शन 17(3) का। यहाँ पर भी हमारे केस में अमाउंट है। फॉर्म नंबर 12 BA में भी इसका अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। तो 20,000 रुपये हमारे केस में है, तो इसको हम जल्दी से इंटर कर देंगे। नेचर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं पता है तो एनी अदर में आप इंटर कर सकते हो। एनी अदर हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हो सकता है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आ जाए। हमारे केस में नहीं आ रहा है तो हम नहीं इंटर करेंगे। अगर बॉक्स आ गया तो आप नेचर इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट का बॉक्स है, यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर दो। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना हो सकता है। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आप मेंटेन करते हो किसी नोटिफाइड कंट्री में या इंडिया के बाहर आप मेंटेन करते हो तो, ठीक है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला जो रो है इस बार नया ऐड किया गया है। पिछली बार ये दोनों रो ही थे, इस बार नया ऐड किया गया, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है हमारे केस में। अब सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का अमाउंट आ जाता है। अगर ये अमाउंट सही है और आपके फॉर्म नंबर 16 से मैच भी हो रहा है तो आपको नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करते ही आपको देखिए इस पेज पर एम्प्लॉयर का डिटेल आ गया है और सैलरी का डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। देखिए हमने बहुत सारा अलावेंस दिखाया था जब सैलरी वाला पार्ट हम भर रहे थे। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रॉस सैलरी में, यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलावेंस है। तो इन अलावेंस में से अगर आपको कोई छूट भी मिला हुआ है तब आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो। पॉइंट नंबर 3 अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ठीक है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर हम भर देंगे। हमारे केस में अलावेंस एग्जेम्प्ट है, फॉर्म नंबर 16 में दिया गया होता है। हाउस रेंट अलावेंस है और चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस है। तो यहाँ ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हाउस रेंट अलावेंस हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन 10(13)A है।
और उसका अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, जितना एग्जेम्प्ट होगा वो अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। ऐड करते ही देखिए यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट अलावेंस का डिटेल भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दूसरा भी एक एग्जेम्प्ट अलावेंस है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे सेक्शन 1014(2) और यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस जो कि 2400 रुपया है वो इंटर कर देंगे। ध्यान देना, अगर आप पुराना टैक्स सिस्टम चुनते हो तो ही आपको इस अलावेंस का बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स सिस्टम में अलावेंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। दोनों एग्जेम्प्ट अलावेंस हमने ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा भी कोई होगा तो आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, तो पढ़ लीजिएगा और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में फिलहाल 2 ही हैं। तो सैलरी का डिटेल हमने इंटर कर दिया था, एग्जेम्प्ट अलावेंस का भी इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे अगर कोई रिलीफ आप क्लेम करना चाहते हो सेक्शन 89A का, तब अमाउंट इंटर कर सकते हो। 89A का रिलीफ किसके लिए है? जो हमने अभी बात किया हुआ था रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आउटसाइड इंडिया, उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी आपका सैलरी का डिटेल था उसमें से एग्जेम्प्ट अलावेंस माइनस हो गया, तो यहाँ पर अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद डिडक्शन यहाँ पर अंडर 16 आपको दिखाई देगा, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस यहाँ पर ब्लॉक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है इस अलावेंस पर, तो ये ब्लॉक भी है। ठीक है, उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पे किया हुआ है तो आप यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हो। फॉर्म नंबर 16 में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में 2500 है तो हम अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब नीचे पॉइंट नंबर 6 में आपको इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी दिखाई दे रहा है और यही अमाउंट आपके फॉर्म नंबर 16 में भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे फॉर्म नंबर 16 में है यही अमाउंट। तो सैलरी का डिटेल हमने फॉर्म नंबर 16 की मदद से कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर हम आ जाते हैं। शेड्यूल सैलरी वाला आप देख सकते हो रो, यहाँ पर कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब नीचे आएंगे, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी है, इस रो पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी का पेज आ जाएगा। आपको प्रॉपर्टी का यहाँ पर एड्रेस इंटर करना है। जिस प्रॉपर्टी के होम लोन का आप बेनिफिट लेना चाहते हो या तो रेंट आप दिखाना चाहते हो, तो उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको इंटर करना है। हम जल्दी से यहाँ पर एक डेमो एड्रेस इंटर कर देंगे, लेकिन आपको सही एड्रेस इंटर करना, फेक एड्रेस नहीं इंटर करना है। ठीक है, एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है? सेल्फ है, माइनर है, स्पाउस है या अदर्स? हमारे केस में सेल्फ है। उसके बाद पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी को ओन्ड है या सिर्फ सिंगल ओनर है। ठीक है, तो हमारे केस में सिंगल ओनर है तो हम नो कर देंगे। हमारे केस में सिंगल ओनर है तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 100% ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन अगर आपका जॉइंट प्रॉपर्टी है तो यस करना है। और उसके बाद जो को ओनर है उसका भी डिटेल इंटर करना है, उसका परसेंटेज भी आपको इंटर करना है। हमारे केस में तो सिंगल ओनर ही है। नीचे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमें सेलेक्ट कर लेना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद रहते हो, लेट आउट मतलब आपने रेंट पर दिया हुआ है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लिक करते ही इस तरीके से 2 बॉक्सेस आ गए हैं। एक तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल और दूसरा है अरेर्स अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। हमारे पास हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाकर रखा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का भी, लेट आउट का भी बनाया हुआ है और सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमने टोटल EMI पे किया हुआ है 1.5 लाख रुपया पूरे साल भर में, जिसमें से प्रिंसिपल 60,000 है और इंटरेस्ट 90,000। तो जो 90,000 इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है होम लोन पर, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। बहुत फायदा होता है, अगर आप होम लोन पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट आप यहाँ पर जरूर दिखाइएगा। आपका इनकम कम हो जाता है जिसकी वजह से टैक्स नहीं लगता और रिफंड होगा तो पूरा वापस आ जाएगा। इस तरीके से जो भी EMI था उसका इंटरेस्ट का पोर्शन हमने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। सेकंड बॉक्स इसको हम इग्नोर कर देंगे, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इनकेस आपने जो प्रॉपर्टी का एड्रेस ऊपर डाला हुआ था उसको कभी रेंट पर दिया होगा पास्ट में, तो उस समय अगर आपको रेंट रिसीव नहीं हुआ होगा और इस साल रिसीव हो गया है तो उसमें से 30% माइनस करके आप इंटर कर सकते हो, लेकिन इस साल का स्टेटस सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ठीक है, तो सारा डिटेल इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट आ जाता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन बेनिफिट आपको मिल जाता है। नीचे आपको ऐड का बटन दिखाई देता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ऐड करते ही इस तरीके से आपके हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ध्यान देना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप
ये जो अमाउंट है प्रॉपर्टी टैक्स का उसको क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ लेट आउट में ही क्लेम कर सकते हो। अब लेट आउट का एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो किस तरीके से आपको डिटेल भरना है, इसको ये एडिट कर देते हैं ताकि दोबारा एड्रेस वगैरह ना भरना पड़े। सारा सब कुछ ऊपर का सेम होगा, प्रॉपर्टी को ओन्ड है या नहीं वो सब सेम होगा, सिर्फ टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपको लेट आउट सेलेक्ट करना है। जैसे ही लेट आउट सेलेक्ट करेंगे टेनेंट का नाम, पैन नंबर वगैरह आपको भरने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पैन नंबर आधार कंपलसरी नहीं है, बट इनकेस अगर रेंट ज्यादा है तब पैन नंबर आप जरूर इंटर करिएगा। फिलहाल ऐसे हम कुछ भी नाम इंटर कर देते हैं टेनेंट का, बाकी ये सब हम छोड़ देते हैं, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब टेनेंट का डिटेल का रो यहाँ पर ऐड हो गया। अब नीचे आएंगे, इनकम डिटेल हमें इंटर करना है, कितना रेंट आप रिसीव करते हो या रिसीव होता है पूरे साल भर में वो आप यहाँ पर दिखा दीजिए। हमारे केस में 1,20,000 है। उसके बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब रिसीव होना चाहिए था रेंट लेकिन टेनेंट ने पैसा नहीं दिया, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद टैक्स अगर आप पे करते हो लोकल अथॉरिटी को, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो हमारे केस में है, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो जो भी आपका अमाउंट था रेंट का उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो गया, एनुअल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, इंटरेस्ट कितना आपने पे किया हुआ है होम लोन पर। तो हमारे केस में देखिए हमने 1.5 लाख EMI पे किया हुआ था, जिसमें से 90,000 का इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ध्यान देना, अगर आपका प्रॉपर्टी रेंट पर है तो इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख का लिमिट था, लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी रेंट पर है तो यहाँ पर जो भी होम लोन आप पे करते हो उसका जो भी इंटरेस्ट पे करते हो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद अब टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर एरियर और अनरियलाइज रेंट, मतलब पिछले सालों का कोई रेंट रिसीव हुआ है तो -30% करके आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है, तो वो इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से आपका डिटेल सेव हो जाएगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट मतलब रेंट पर अगर दिया होगा तो दोनों को हमने कवर कर लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो ऐड करते जाइएगा, ठीक है, सेम तरीके से ही डिटेल भरना है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा। कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। कंफर्म पर क्लिक करते ही इस तरीके से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी के सामने भी कंफर्म का हमें साइन दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले जो आसान वाले शेड्यूल हैं जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और डिडक्शन वगैरह से रिलेटेड, उनको हम पहले कर लेते हैं, और जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से शेड्यूल अदर सोर्स का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो भी हमारे लिए यूजफुल है, एक करके हम भर लेते हैं। सबसे पहले वो इनकम हमें दिखाना है जिसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगता है, ठीक है। यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और इस तरीके से नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमने इंटरेस्ट ग्रॉस सेलेक्ट किया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी वगैरह का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो बहुत सारे अलग अलग नेचर के यहाँ पर आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो, ठीक है। जो भी एप्लीकेबल होगा आप भर दीजिएगा। सेविंग बैंक खाते से कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है वो दिखा देते हैं पहले। फिक्स डिपॉजिट से कितना मिला हुआ है वो भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपको पिछले साल मिला हुआ था तो उस पर कोई इंटरेस्ट अगर मिला हुआ है एडिशनल तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो भी एप्लीकेबल होगा आप भर दीजिएगा। उसके बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। तो इंटरेस्ट का रो यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। हमारे केस में डिविडेंड भी है तो डिविडेंड ग्रॉस हम सेलेक्ट कर लेंगे। कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है पहले वाले कॉलम में आपको इंटर करना है, ठीक है। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया, ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों भी ऐड हो गया है। इन दोनों के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हो, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। नीचे आएंगे स्पेशल टैक्स रेट, अगर आपको लग रहा है काफी लोगों को गेम शो से जैसे कि ड्रीम 11 हो गया या लॉटरी लगा हुआ है या दूसरा कोई क्विज शो है, तो उससे अगर इनकम हो रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाना होता है। कैसे दिखाना है मैं जल्दी से बता देता हूँ। ऐड डिटेल पर क्लिक करना है,
यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। ये चूज करना है, अमाउंट आपको इंटर कर देना है। इसके ऊपर जो अमाउंट यहाँ पर इंटर करोगे 30% से भी ज्यादा का टैक्स लगेगा, सब कुछ मिला के सेज वगैरह, ठीक है। हो सकता है कि आपका टीडीएस पहले ही कटा हो, तो अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। हमारे केस में एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ही हम एग्जाम्पल के लिए ऐड कर देते हैं, इसको 30,000 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे स्पेशल रेट वाला भी आइटम ऐड हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, डिडक्शन आप इंटर कर सकते हो 57 का। ऐड डिडक्शन पर क्लिक करना है। आप पढ़ लीजिएगा, सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। फैमिली पेंशन जिसको मिला होता है उनके केस में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। हमारे केस में तो है नहीं, तो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पॉइंट नंबर 455A है, तो हमारे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेबल होगा तो अमाउंट इंटर कर देना, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में आएंगे सीधा, यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल अदर सोर्स का अमाउंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 8 में, यहाँ पर आप रेस हॉर्सेज मेंटेन करते हो तो उससे रिलेटेड चीज को दिखा सकते हो ऐड इनकम पर क्लिक करके। तो हमारे केस में तो है नहीं, है कैंसिल कर देंगे। पॉइंट नंबर 9 में भी यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया गया है। पॉइंट नंबर 10 में आओगे तो इन्फॉर्मेशन आपको फीड करना है क्वार्टर वाइज। लॉटरी इनकम और डिविडेंड इनकम का क्वार्टरली ब्रेकअप आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन से क्वार्टर में आपको डिविडेंड आया हुआ है। यहाँ पर देखिए डेट दिया गया 15 जून से पहले, फिर 16 जून से लेके 15 सितंबर से पहले, तो यहाँ पर सब डेट दिया गया है। तो कौन सी क्वार्टर में कितना आपको डिविडेंड या अदर सोर्स का इनकम आया है आप मेंशन कर दीजिएगा। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि आखिरी क्वार्टर में आया हुआ है सब कुछ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको बैंक स्टेटमेंट में चेकआउट कर लेना है, या तो आपके पास जो स्टेटमेंट होगा ब्रोकर की तरफ से उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और डिटेल इंटर करने के बाद नीचे जाना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब फिर से हम शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पेज भी कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब हम नीचे जाएंगे, अब हम डिडक्शन का डिटेल भी इंटर कर देते हैं, शेड्यूल 6A का, शेड्यूल 80D का, शेड्यूल 80G का। तो एक एक करके इन तीनों को भी हम भर देते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 6A वाला डिडक्शन दिखाएंगे, तो शेड्यूल 6A पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से शेड्यूल 6A का पेज आ जाता है। यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट बी और पार्ट सी, CA एंड D, ठीक है। पार्ट बी में ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 80C यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। सेक्शन 80C के अलावा यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी डिडक्शन के सेक्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में फिलहाल 80C हम सेलेक्ट करते हैं और अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। हमारे केस में सेक्शन 80C से रिलेटेड यहाँ पर देखिए अलग अलग आइटम है, तो टोटल अमाउंट हम पहले कर लेंगे और टोटल अमाउंट ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे, अलग अलग आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट हमने दिखा दिया। इस तरीके से आपको एक एरर भी दिखाई देगा, एरर को इग्नोर कर देना है अगर आपका अमाउंट बिल्कुल सही है तो, क्योंकि यहाँ पर इंप्लॉयर ने जो डिटेल दिया था या गवर्नमेंट की तरफ से जो डिटेल आया हुआ है उससे मैच नहीं हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैच नहीं होता है, चिंता की कोई बात नहीं, आपके पास प्रूफ है, सही सही आप दिखा रहे हो तो चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इग्नोर कर देना है। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब 80C हमने ऐड कर दिया हुआ है। नीचे जाएंगे पार्ट सी में, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 80 TTA का अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। 80 TTA का बेनिफिट मिलता है अगर आपने अदर सोर्स में सेविंग बैंक खाते का इंटरेस्ट दिखाया हुआ है तो हमने दिखाया हुआ था 1100 रुपया हम दिखा देंगे। देखिए अदर सोर्स में हमने 1100 दिखाया था, तो इसका छूट हमें मिल जाता है सेक्शन 80 TTA के तहत। अगर सीनियर सिटीजन होंगे तो सेक्शन 80 TTB का बेनिफिट मिलेगा, तो 50,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो दूसरे भी सेक्शन है जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब टोटल अमाउंट शेड्यूल 6A का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि शेड्यूल 6A भी कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन आ गया है। अब हम जाएंगे शेड्यूल 80D में। इस तरीके से पेज आ गया, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जाता है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। अगर आपको भरना है तब सवाल का जवाब देना है, नहीं भरना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेल्फ फैमिली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम वाइफ और बच्चे, ठीक है। पेरेंट्स नहीं आते, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है, तो पेरेंट्स को यहाँ ऊपर इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपके पास 80D का डिडक्शन है तब आपको सवाल का जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन आप हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमारे केस में नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे और फिर हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो पेरेंट्स के लिए आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले अगर क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ये सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर क्लेम करना है तो आपको सवाल का जवाब देना है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर है तो यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस,
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर भी, क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में बहुत बार हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आप करते हो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो 50,000 रुपये तक का। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। हमारे केस में फ़िलहाल नॉट क्लेमिंग है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर डिटेल दिया गया है। ठीक है, अब नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं शेड्यूल 80D भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब शेड्यूल 80G पर क्लिक करेंगे। 80G का पेज आ गया, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 4 तरीके के डोनेशन टाइप है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में मान लेते हैं पहला वाला एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पर डोनी का पैन नंबर, जिसको हमने डोनेशन दिया हुआ है उसका पैन नंबर इंटर करना है। इस तरीके से पैन नंबर और एड्रेस इंटर कर देना है। पैन नंबर फेक है, एड्रेस भी फेक है। ठीक है, नीचे आना है, आपको डिटेल इंटर करना है, कितना डोनेशन आपने कैश में दिया हुआ है, कितना आपने अदर मोड से, मतलब ऑनलाइन के थ्रू दिया हुआ है, चेक से दिया हुआ है, वो सब आपको अदर मोड में मेंशन करना है। ठीक है, तो कैश में आपको डोनेशन ज्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि 2000 से ऊपर डोनेशन अगर कैश में करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि कैश डोनेशन हमने 3000 दिया हुआ है और बाकी का डोनेशन हमने अदर मोड में दिया हुआ है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग या डीडी के जरिए, तो ये हमने दिखा दिया हुआ है। एलिजिबल अमाउंट देखिए डोनेशन का सिर्फ 20,000 ही दिखाई दे रहा है। जो कैश में हमने 3000 दिया था वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर इसको हम 2000 कर देंगे तो अब देखिए एलिजिबल अमाउंट 2000 जो हमने कैश में दिया था वो भी इंक्लूड हो गया है। तो कैश में आप 2000 तक का ही डोनेशन कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है। ठीक है, डोनेशन का जो भी अमाउंट होगा इंटर करने के बाद आपको ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से रो ऐड हो जाता है। दूसरा भी कोई अगर डोनेशन आपने किया हुआ है, ऐड अनदर पर क्लिक करिए और फिर से सेम तरीके से ही आपको डिटेल इंटर कर देना है। हमारे केस में मान लेते हैं कि हमने एक ही डोनेशन दिया हुआ है और उसका डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करते फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं 80G वाला हमारा जो रो था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे नीचे, शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम है, इसको हम भरने वाले हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। एग्जेम्प्ट इनकम में अगर कोई इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अदर एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी आप दिखा सकते हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हमारे केस में हम मान लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम है, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस रिसिप्ट है, एक्सपेंसेस है और नेट एग्रीकल्चर इनकम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट अमाउंट इंटर कर देंगे, एक्सपेंडिचर यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई अनएब्सॉर्ब एग्रीकल्चर लॉस हुआ है पिछले 8 असेसमेंट ईयर में, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में मान लेते हैं कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब एग्रीकल्चर इनकम का रो यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अदर एग्जेम्प्ट इनकम है, ऐड इनकम पर क्लिक करिए। यहाँ पर ही बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि LIC से आपको इनकम रिसीव हुआ है लमसम वाला, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो जो कि एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा PF वगैरह से जो इनकम रिसीव होता है वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन एग्जेम्प्ट है तो एनी अदर आप सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अमाउंट इंटर कर सकते हो। ठीक है, डिटेल इंटर करने के बाद फिर आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, हमारे केस में फिलहाल दूसरा कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है नहीं, तो हम कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पॉइंट नंबर 4 है इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज पर DTA, तो ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल है नहीं। अगर आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। पूरा डिटेल जब आप एग्जेम्प्ट इनकम का भर लो तो यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही शेड्यूल समरी का पेज फिर से आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने अभी एग्जेम्प्ट इनकम का डिटेल भरा था, अब यहाँ पर कंफर्म दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया है। तो जो भी आसान वाले शेड्यूल थे सब हमने भर दिए। अब हम ऊपर जाएंगे और जिनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है वो वाले शेड्यूल भरेंगे। सबसे पहले हम शेड्यूल कैपिटल गेन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन कम और ज़्यादा आपको दिखाई दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सा शेड्यूल चूज किया हुआ है। ठीक है, क्लिक करते ही इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर चेक बॉक्सेस दिखाई देते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम लैंड एंड बिल्डिंग का डेमो देखने वाले हैं, इक्विटी शेयर का डेमो देखने वाले हैं, शॉर्ट टर्म है तो ये वाला सिलेक्ट करिएगा, लॉन्ग टर्म है तो ये वाला सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, हम तीनों यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, लेकिन ये तीनों हम मेनली कवर करने वाले हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से शेड्यूल आ गया है। सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर ऐड डिटेल का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे।
अब इस तरीके से डिटेल ऐड करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर 31 मार्च 2001 से पहले प्रॉपर्टी परचेस किया गया है, एक्वायर किया गया है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कंप्यूटेशन में, ठीक है। नीचे आएंगे तो डेट ऑफ परचेस सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ सेल। ध्यान देना है कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस तभी होता है जब आप प्रॉपर्टी या शेयर को सेल करते हो। परचेस करने के बाद आपको कुछ भी एंट्री नहीं करना होता है, लेकिन जब सेल करते हो तब कंप्यूट करना होता है कि गेन हुआ है या लॉस, ठीक है। यहाँ पर कैलेंडर का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, किस ईयर में आपने परचेस किया हुआ था, और उसके बाद कब आपने सेल किया हुआ था आप इस बॉक्स में सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने ऐसे ही रैंडम डेमो के लिए डेट डाल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट का बटन है, इस पर क्लिक करिए। जैसे हमने कैलकुलेट पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कितने महीने तक आपने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा हुआ था और कौन सा कैपिटल गेन होगा। जैसे कि इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको नीचे बहुत सारे यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे जाते हैं जहाँ पर आपको डिटेल भरना होगा, ठीक है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सबसे पहले हम इंटर कर लेते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 40 लाख रुपया, तो ये हम मेंशन कर देते हैं। ये सेल प्राइस है, कितने में हमने सेल किया हुआ है अपना प्रॉपर्टी। अब नीचे देखिए वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। अब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी भी एक प्राइस निकालता है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो वो प्राइस क्या है यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। अगर आप यहाँ पर 40 लाख या 38 लाख या 35 लाख इंटर कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 लाख के हिसाब से ही आपका कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर स्टैम्प वैल्यूएशन बोल देता है कि देखिए इन्होंने प्रॉपर्टी कम प्राइस में बेचा हुआ है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ 45 लाख, तब देखिए यहाँ पर 45 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या इसमें कोई रिलीफ है, तो यस रिलीफ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 40 लाख में हमने बेचा है और स्टैम्प वैल्यूएशन बोल रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी जो है वो 44 लाख की है, तो अब देखिए 40 लाख के हिसाब से हो रहा है, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 लाख ज़्यादा है, तो 10% का वेरिएशन है। 40 लाख का 10% मतलब 4 लाख, तो 4 लाख ज़्यादा अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बता देता है तो भी चल जाता है, आप अपने सेलिंग प्राइस पर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10% से ज़्यादा स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी प्राइस बताता है तब आपको स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का जो प्राइस होगा वही लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कम बता देता है, बहुत ही ज़्यादा कम, मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि नहीं सिर्फ 24 है, तब तो आपका जो सेल प्राइस है उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। ये देखिए 40 लाख है तो 40 लाख के ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म दोनों में ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 40 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप इंटर कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में आपने परचेस किया था। अब जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट डालोगे, यहाँ नीचे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्स्ड, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका होगा उसका वैल्यू इन्फ्लेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारे केस में 16 लाख है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो देखिए जैसे हमने अमाउंट इंटर किया यहाँ पर 30 लाख से भी ज़्यादा हो गया है, तो जो भी हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर आपने कुछ किया हुआ है प्रॉपर्टी पर तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। यहाँ पर हमारा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ब्राउज़र का इशू है, ठीक है। आप ब्राउज़र चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में वैसे भी ये है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे कोई एक्सपेंडिचर अगर आपने किया हुआ है ट्रांसफर करते समय तो आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हो। हमारे केस में हम मान लेते हैं 50,000 का एक्सपेंसेस है, अमाउंट इंटर कर दिया। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 54 का, 54B, 54EC, 54F, 54GB, तो ये सारे डिडक्शन है जिनको क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए एड अनदर पर क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना है किस सेक्शन के तहत आप क्लेम करना चाहते हो और फिर उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में डिडक्शन है नहीं तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आना है और जो बायर है उसका सारा डिटेल हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। बायर का डिटेल कैसे इंटर करना है उससे पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला भी डेमो दिखा देता हूं, ताकि बार बार हमें बायर का डिटेल ना इंटर करना पड़े, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाला भी आपको डेमो दिखा देता हूं। स्क्रॉल करके हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर रीसेट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। रीसेट के बटन पर क्लिक करते ही इस तरीके से डेट गायब हो गए हैं। अब आप नया डेट इंटर कर सकते हो, तो आप जल्दी से परचेस डेट इंटर कर दीजिए।
और उसके बाद ट्रांसफर मतलब सेल डेट इंटर कर दीजिए। तो रैंडम डेट हमने इंटर कर दिया हुआ है डेमो के लिए। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो 24 महीने से कम हमने होल्ड किया प्रॉपर्टी को, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें दिखाई दे रहा है। नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड करते इस तरीके से आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे जाएंगे, डिटेल सारा आपको भर देना है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर आपको इंटर करना है। हम ऐसे ही डेमो अमाउंट यहाँ पर इंटर कर देते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ये भी अमाउंट आप इंटर कर दीजिएगा। ध्यान देना है जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही 10% तक का वेरिएशन अलाउड है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यू है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिए। मान लेते हैं कि 8 लाख है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने कुछ किया हुआ है मतलब प्रॉपर्टी में कुछ बनाया वगैरह है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय कुछ एक्सपेंसेस हुआ है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मान लेते हैं कि 5,000 हमारे केस में हुआ है। ध्यान देना है डेमो अमाउंट है। कुछ लोग बोलेंगे कि इतने कम में प्रॉपर्टी कहाँ मिलता है, तो डेमो अमाउंट है, ठीक है, समझने के लिए। अब टोटल यहाँ पर आ गया है। नीचे बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 54B में अगर है तो, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास नहीं है, आपके केस में होगा तो क्लेम कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब हमें दिखाई दे रहा है 195, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बायर का डिटेल हमें इंटर करना है। बायर का डिटेल लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म दोनों में इंटर करना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का कंप्यूटेशन बता दिया हुआ है। जल्दी से बायर का डिटेल हम इंटर कर देते हैं। जो रेड मार्क वाले हैं वही हम फीड करेंगे, बाकी हम छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। तो बायर का नाम और एड्रेस इंटर करने के बाद आप नीचे ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में डेमो है, ध्यान देना, ठीक है। आपको बिल्कुल सही वाला एड्रेस इंटर करना है, नाम भी इंटर करना है, ठीक है। अब ऐड पर क्लिक करते इस तरीके से रो यहाँ पर ऐड हो गया है। दूसरा भी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया हुआ इस साल में तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। हमारे केस में सिर्फ एक ही है, हम मान के चलते हैं, तो सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। और फिर से कैपिटल गेन शेड्यूल में आ गए हैं। लैंड और बिल्डिंग और बोथ में आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे इक्विटी शेयर वाले पार्ट में, यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड का भी एंट्री कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये सेकेंड रो में आपको इंटर करना है सेक्शन 111A, ठीक है। तो ये वाले बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स का बटन दिखाई देगा। ध्यान देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है, अगर आप कोई शेयर परचेस करते हो और 12 महीने के अंदर ही सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन खरीदने के 12 महीने के बाद आप सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए अलग क्राइटेरिया है और शेयर मार्केट के लिए यहाँ पर अलग क्राइटेरिया है, डिबेंचर के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। फिलहाल हम डिटेल इंटर करने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है सेक्शन 111A, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस ओपन हो गए हैं, एक एक करके सबको हम भर देंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है। ध्यान देना है यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट इंटर करना है। मान लीजिए आपने अलग अलग शेयर लिया हुआ है तो सबका सेल वैल्यू इंक्लूड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आता है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। अलग अलग तो आप यहाँ पर दिखा नहीं सकते हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। तो हमारे केस में हमने बनाया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, मान लेते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख है। वैसे तो ये सब आपको ब्रोकर के पास से मिल जाता है डिटेल, खुद से बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर कॉपी पेस्ट आपको सिर्फ करना होता है, ठीक है। बाकी डिडक्शन आप नीचे इंटर कर सकते हो सेक्शन 48 का। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। ध्यान देना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का कोई काम ही नहीं है। उसके बाद एक्सपेंडिचर अगर आपने किया हुआ है तो वो आप दिखा सकते हो। तो एक्सपेंडिचर होते हैं बहुत सारे, जब शेयर ट्रांसफर करते हो तो भी होते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इनको आप भर दीजिएगा। कितने में खरीदा है पहले वो अमाउंट इंटर करेंगे। उसके बाद ट्रांसफर में क्या एक्सपेंसेस कट हुआ है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये डेमो है और फेक अमाउंट ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लॉस दिखाई दे रहा है। लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है उसका भी डेमो देखना, इसलिए यहाँ पर हम लॉस दिखा दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपके केस में प्रॉफिट हो, ठीक है। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई शेयर सेल करते हो या म्यूचुअल फंड यूनिट सेल करते हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग नहीं दिखाना है, एक साथ ही आपको अमाउंट सब कुछ दिखाना है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने शेयर भी सेल किया हुआ है और म्यूचुअल फंड भी रिडीम किया हुआ है। मान लेते हैं ऊपर वाला शेयर का ट्रांजैक्शन है और नीचे वाला यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन है जहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो जब भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एंट्री करोगे आपको टोटल अमाउंट इंटर करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आप यहाँ पर इंटर करोगे ये म्यूचुअल फंड और शेयर दोनों का मिलाकर आएगा। जैसे कि यहाँ पर 7,94,200 होता है
तो ये अमाउंट आपको इंटर करना होगा। अलग अलग से इंटर नहीं करना है क्योंकि उसके लिए बॉक्स ही नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर करोगे तो टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है, एक्सपेंसेस भी टोटल अमाउंट इंटर करना है, और जो कैपिटल गेन या लॉस होगा वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है पेज पर, ठीक है। जो भी आप ट्रांजैक्शन का अमाउंट डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाता है। नीचे आओगे लॉस टू बी डिसअलाउड, तो कोई भी लॉस हमारे केस में डिसअलाउड नहीं है, सब कुछ अलाउड है। नीचे यहाँ पर बटन है ऐड का, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर से शेड्यूल का पेज आ गया। यहाँ पर लैंड बिल्डिंग का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है दिखाई दे रहा है। उसके बाद शेयर ट्रांसफर पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक कर देंगे। ध्यान देना यहाँ पर ज़्यादा डिटेल भरने के लिए है नहीं, आप देखिए यहाँ पर बॉक्स जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। और नीचे आप सिर्फ डिडक्शन का अमाउंट इंटर कर सकते हो। अगर कोई डिडक्शन है आपके केस में सेक्शन 54F का, तब आप यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है, बाकी कुछ आपको यहाँ पर भरना नहीं है। आप सोचेंगे कि फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाएं कैसे, तो शेड्यूल 112A है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया शेड्यूल ओपन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं क्लिक नहीं करूंगा, इसको पहले ऐड कर देता हूँ। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन आ गया है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। ध्यान देना अभी शेड्यूल कैपिटल गेन पूरी तरीके से हमने भरा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है उसको हम भर लेते हैं और उसके बाद फिर से इस शेड्यूल में हम आएंगे, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर पे हुआ है वो अभी इंटर नहीं हुआ है, तो उसके लिए नीचे अलग से एक शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल 112A। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भरिए और फिर अपलोड कर दीजिए, तो सही से यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं तो एक दो ही यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, तो ऐड डिटेल पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से शेयर या यूनिट ऐड करने का आपको पेज आ जाएगा। ध्यान देना है इंडिविजुअल यूनिट या शेयर आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपने शेयर कब खरीदा था, 31 जनवरी 2018 से पहले या 31 जनवरी 2018 के बाद, दोनों केस कवर कर लेंगे। कैसे डिटेल भरना होता है मैं आपको बता दूंगा। अगर पहला वाला ऑप्शन चूज करते हो तो यहाँ पर आपको ISIN कोड भी इंटर करना पड़ता है, ठीक है। ISIN कोड आपको मिल जाता है ब्रोकर के पास से ही। अब आपको शेयर का नाम इंटर कर देना है या म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट है उसका नाम इंटर कर देना है। हमने ऐसे डमी के लिए यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। ध्यान देना आपके ब्रोकर के पास से आपको डिटेल मिल जाता है बहुत ही आसानी से, ये सब डिटेल मिल जाएंगे। फिर कितना नंबर शेयर आपने सेल किया हुआ है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। मान लेते कि 1000 है और किस प्राइस पर सेल किया हुआ है, पर शेयर प्राइस यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने में आपने खरीदा था, ये जो यूनिट है वो कितने में खरीदा था या जो शेयर है वो कितने में खरीदा था। देखिए सेल प्राइस पर यूनिट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपने कितना, मतलब लमसम वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए में हमने खरीदा था। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 31 जनवरी 2018 को, मान लेते हैं कि 120 रुपया है। ये सब बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है, ठीक है। डिटेल अब कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है पहले वाले केस में। कौन से केस में? शेयर या यूनिट एक्वायर्ड किया गया है ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 तब, ठीक है। नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर रो ऐड हो गया है, सारा डिटेल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो पहला केस हमने कवर कर लिया, अब दूसरा वाला केस भी कवर कर लेते हैं। यूनिट या शेयर एक्वायर किया गया है आफ्टर 31 जनवरी 2018। तो अब ISIN कोड हमें इंटर नहीं करना है, ना तो शेयर या यूनिट का नाम इंटर करना है, सीधा नीचे आना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पर मेंशन करना है, कितने में आपने खरीदा था। उसके बाद एक्सपेंसेस कितना हुआ है ट्रांसफर पर, और उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जितने में आपने बेचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया हुआ है। शेयर हो या म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गेन अगर हुआ है तो इस तरीके से ही आपको भरना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है। डिटेल एंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब आपका जब एंट्री सब हो जाए तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेड्यूल 112A भी कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन आ गया है। अब फिर से हम शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एंट्री अभी हमने किया हुआ है शेड्यूल 112A में, ये कैपिटल गेन में भी दिखाई देता है। इस तरीके से क्वेश्चनियर आता है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हो लैंड बिल्डिंग से कैपिटल गेन, फिर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर पर भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हमें दिख रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स,
तो इसका इनकम भी आपको रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसके लिए भी अलग से शेड्यूल है। जब हम शेड्यूल वीडीए भरेंगे तो यहाँ पर भी अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, तो उसको भी भर देते हैं, क्योंकि नीचे बहुत सारा डिटेल आपको अलग से इंटर करना पड़ता है। जब इसको भी भर देंगे तब उसके बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल यहाँ नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक करके हम शेड्यूल वाले पेज पर चले जाते हैं। तो कैपिटल गेन हमने भर दिया हुआ है, शेड्यूल 112A भी हमने भर दिया हुआ है। अब शेड्यूल वीडीए का हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। वीडीए का मतलब होता है वर्चुअल डिजिटल असेट। अब इस तरीके से शेड्यूल वीडीए का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको ऐड डिटेल का बटन दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर डेट ऑफ ट्रांसफर इंटर करना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसके बाद कंसिडरेशन रिसीव। बाकी जो प्रॉफिट और लॉस होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब डेमो बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल बनाकर रखे हुए हैं। BTC है, इथेरियम है, मैटिक है। ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन मान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में हमने किया हुआ था। यहाँ पर बाय डेट है, सेल डेट है, उसके बाद सेल का अमाउंट है, उसके बाद एक्सपेंसेस है और फिर बाय का अमाउंट है, कितने में परचेस किया था, और प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना, जब भी आप परचेस करते हो, सेल करते हो, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस भी आपको पड़ता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म पर आप बाय सेल करते हो उनके चार्जेस भी होते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस है, जब आप एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हो तब तो इसको आप कंसीडर करते ही हो, लेकिन इनकम टैक्स में जब ITR में आप दिखाने जाओगे तो ये सारे एक्सपेंसेस आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ये हमें छोड़ना पड़ जाएगा, अलाउड ही नहीं है। उसके अलावा जो भी लॉस आपको होता है उसको भी आप ITR में दिखा नहीं सकते हो। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल को इंटर करते हैं, तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले BTC का एग्जाम्पल हम इंटर करते हैं। परचेस डेट हमने इंटर कर दिया और सेल का डेट भी हमने इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जितने में हमने खरीदा था वो अमाउंट हम इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे कंसिडरेशन रिसीव का बॉक्स है, यहाँ पर जितने में हमने सेल किया था वो अमाउंट हम इंटर कर देंगे और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। और कैपिटल गेन में ही ये टैक्स होने वाला है। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैपिटल गेन सेलेक्टेड है। ठीक है, अब डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ नीचे ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रो ऐड हो गया है, जो डिटेल अभी हमने इंटर किया वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दूसरा डिटेल इंटर करने के लिए नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इथेरियम और मैटिक का भी हम जल्दी जल्दी इंटर कर देंगे। अब देखिए, इस केस में हमने लॉस दिखाया था, परचेस 2.5 लाख पे किया और सेल 2 लाख पे किया, तो 50,000 का लॉस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लॉस अलाउड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये वाला ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर रिपोर्ट हो गया। उसके बाद नीचे ऐड अनदर पर फिर से क्लिक करेंगे और मैटिक का भी हम इंटर कर देंगे। अब इस केस में भी 60,000 का यहाँ पर कैपिटल गेन आ गया है। ऐड का बटन है, ऐड पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा रूल नहीं है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सबके ऊपर सेम टैक्स लगेगा, भले आपका शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो। यहाँ पर कंसेप्ट ही नहीं है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का। ठीक है, कैपिटल गेन है बस और टैक्स लगेगा 30% बस। उसके अलावा आपने ये देखा यहाँ पर जो लॉस हुआ था यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी इनकम के अगेंस्ट में। इवन क्रिप्टो करेंसी का ही इनकम होगा उसके अगेंस्ट में भी क्रिप्टो करेंसी का लॉस एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ना NFT का। दूसरा कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स हो उसका लॉस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। फिलहाल एंट्री करने के बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करते फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं शेड्यूल वीडीए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कन्फर्म का साइन दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए हम फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी अभी फीड करने बाकी हैं। ठीक है, शेड्यूल कैपिटल गेन्स पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से फिर से पेज आ जाता है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन आ गया है। प्रॉपर्टी पर जो गेन हुआ था वो भी दिखाई दे रहा है, शेयर ट्रांसफर करने पे जो प्रॉफिट या लॉस है वो भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल असेट्स का प्रॉफिट भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है। टोटल कैपिटल गेन का अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो डी वाला यहाँ पर सेक्शन है, इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ड्रॉप डाउन आ जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी आपका कैपिटल गेन है उसके अगेंस्ट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो।
सेक्शन 54 का, 54B का, EC का, F का और GB का। ठीक है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप डिटेल यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है सेक्शन 54 का, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेक्शन E है, सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेस विद करंट ईयर कैपिटल गेन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी लॉस हुआ था, जो भी गेन हुआ था, सब कुछ आपस में ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा। जैसे कि शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ था 1 लाख का, तो वो एडजस्ट हो गया है। जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, कैपिटल गेन हुआ था प्रॉपर्टी में, उसके अगेंस्ट, तो 1,95,000 में से 1,01,000 माइनस हो गया, तो 94,000 आपको बच जाता है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर 94,000 बचा है। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1,28,000 पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो VDA का इनकम है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पर उसका भी बॉक्स डाल दिया जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई लॉस वगैरह एडजस्ट नहीं होने वाला है, तो वैसे भी डालने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, क्वार्टर वाइज हमें डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम क्लिक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिटेल हमें ऐड करना है वो नेट होना चाहिए, और नेट अमाउंट अभी यहाँ पर हमें पता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके अलावा जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स का हमें कैपिटल गेन मिला हुआ है उसको भी स्पेशल इनकम टैक्स रेट में दिखाना है, तो उन सब का एंट्री करने के बाद ही हम यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर अमाउंट इंटर कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर एरर दिखाई देगा। ठीक है, तो फिलहाल कंफर्म का बटन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। कंफर्म पर क्लिक करते फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। ध्यान देना है कि शेड्यूल कैपिटल गेन में हमें फिर से आना है, लेकिन कुछ एंट्रीज करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करना है। अब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे शेड्यूल स्पेशल इनकम। ये रहा शेड्यूल स्पेशल इनकम पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर ऑटोमेटिकली आपका डिटेल फीड हो जाता है। यहाँ पर वो इनकम दिखाई देते हैं जिनके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ड्रीम 11 का इनकम है। उसके अलावा वर्चुअल डिजिटल असेट्स का भी इनकम हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ये देखिए, इनकम भी दिखाई देता है और साथ में टैक्स भी दिखाई देता है कि कितना टैक्स लगेगा। ये टोटल इनकम है और टोटल टैक्स इतना लगने वाला है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ गए हैं, तो स्पेशल इनकम वाला शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब हम जाएंगे शेड्यूल CYLA में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। करंट ईयर में किसी भी हेड में अगर लॉस हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट आपको इसी पेज पर दिखाई देगा। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में हमारा इतना लॉस हुआ था, तो वो सैलरी के अगेंस्ट यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। ठीक है, बाकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था वो तो कैपिटल गेन वाले पेज में ही एडजस्ट हो गया था, बाकी कोई भी लॉस है नहीं हमारे केस में। ठीक है, आप देख सकते हो, तो एक लॉस था वो एडजस्ट हो गया है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ध्यान देना है, अगर आपको इस साल कोई लॉस नहीं है, प्रीवियस ईयर का भी कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको ये सारे शेड्यूल ओपन करने हैं और एटलीस्ट जो नीचे कंफर्म का बटन है उस पर क्लिक कर देना है, ताकि कंप्लीट हो जाए आपका शेड्यूल। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर CYLA का भी पेज कंप्लीट हो गया है। अब शेड्यूल BFLA पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ भी लॉस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो पहले शेड्यूल CFL पहले भर दीजिए। तो हमें लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम शेड्यूल CFL पहले भर देते हैं। बैक टू शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, शेड्यूल का समरी आ जाता है फिर से। अब नीचे जाएंगे, शेड्यूल CFL है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है जहां पर हम लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका लॉस जो है यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जैसे कि हमारे केस में पिछले साल का लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक चीज का ध्यान देना है, पिछले साल आपने ITR में अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था तब यहाँ पर दिखाई देगा, अदरवाइज आपने अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा तब आप यहाँ पर क्लेम भी नहीं कर सकते हो और ना ही यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर रॉन्ग दिखाई दे रहा है तो आप सिलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। ठीक है, हमारे केस में ऑटोमेटिकली आ गया है तो कुछ करना है नहीं। इंटर करने के बाद अब नीचे कंप्यूट सेट ऑफ पर आपको क्लिक करना है। कंप्यूट सेट ऑफ पर जब क्लिक कर दिया हमने तो हम फिर से आ गए हैं शेड्यूल समरी पर। अब शेड्यूल BFLA में हमें जाना है। अब शेड्यूल BFLA में हम आ गए, यहाँ पर करंट ईयर का इनकम और पिछले सालों का जो लॉस है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। पिछले साल का जो शॉर्ट टर्म लॉस था कैरी फॉरवर्ड हमने किया वो एडजस्ट हो गया, तो इनकम हमारा और कम हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना था, उसके अगेंस्ट भी हमारा पिछले साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नीचे कंप्यूट सेट ऑफ का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर सब कुछ सही है तो। ठीक है,
कंप्यूट सेट ऑफ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि कैपिटल गेन के टेबल एफ में क्वार्टरली ब्रेकअप शेड्यूल BFLA मतलब इस पेज के हिसाब से इंटर करना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। इसीलिए हमने पहले शेड्यूल कैपिटल गेन का टेबल एफ नहीं भरा हुआ था। अब हमें वैल्यू पता चल गया है लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, तो अब हम भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल CYLA, BFLA, CFL सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर से ऊपर जाएंगे कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में, इस रो पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन्स का पेज आ गया है। अब सब कुछ तो हमने भर दिया था। आखिरी का जो सेक्शन था, सेक्शन F, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, ये वाला हमने भरा नहीं था। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप हमें देना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सारा डिटेल हम भर देते हैं, अब हमें एरर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, शॉर्ट टर्म 15% है, शॉर्ट टर्म 30% है, नॉर्मल टैक्स रेट वाला शॉर्ट टर्म है, फिर DTA वाला है, 10% वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 20% वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल असेट्स का भी 30% वाला है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप भर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में शॉर्ट टर्म है नॉर्मल रेट वाला, तो उसका अमाउंट हम इंटर कर देंगे, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% वाला है, तो उसका अमाउंट इंटर कर देंगे, और वर्चुअल डिजिटल असेट्स का भी है। जिस क्वार्टर में आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, सेल किया होगा, उस क्वार्टर में अमाउंट इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा डेमो है तो हम मान लेते हैं कि आखिरी क्वार्टर में ही हुआ है। उसके अलावा जो भी अमाउंट आप यहाँ पर इंटर करोगे मैच होना चाहिए शेड्यूल BFLA से, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया था, क्योंकि वहां पर लॉस वगैरह सबका एडजस्टमेंट होने के बाद वैल्यू आता है, और वही वैल्यू यहाँ पर लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का हमें दिखाना है, ठीक है। सारा डिटेल जब आप इंटर कर दो तो उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करते ही इस तरीके से टेबल आ जाएगा। अगर कुछ रॉन्ग हुआ है तो आप एडिट कर सकते हो फिर से, ठीक है। डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। कैपिटल गेन का जो आखिरी वाला सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। फाइनली हमारा कैपिटल गेन भी कंप्लीट हो गया है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, लगभग सारे शेड्यूल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पेमेंट वाला यहाँ पर शेड्यूल भरेंगे, टैक्स पेड वाला। या तो आप चाहो तो AMTC को भी कंफर्म कर दो, AMT पर क्लिक करो, इस तरीके से पेज आ जाएगा। कंफर्म कर दो तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। AMTC पर क्लिक करो, यहाँ पर भी आपको देख लेना है डिटेल, और नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। कुछ इंटर तो करना नहीं है क्योंकि डिटेल ऑटोमेटिकली इस पेज पर आ जाता है, ठीक है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बस टैक्स पेड वाला शेड्यूल बचा हुआ है, ठीक है। तो इस रो पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से टैक्स पेड का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको अगर कोई TDS डिडक्ट हुआ है सैलरी पर या दूसरे किसी इनकम पर, जैसे कैपिटल गेन, अदर सोर्स का या हाउस प्रॉपर्टी का TDS, तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जैसे कि इस केस में दिखाई दे रहा है। या आपने कोई अमाउंट एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पे किया हुआ है तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब सही से अमाउंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको चेक कर लेना है। जहाँ पर आपका TDS होगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से रो दिखाई देगा, आप चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। मेन आपको क्या चेक करना है, आपको TDS का अमाउंट चेक करना है, फिर TDS आप कितना क्लेम कर रहे हैं वो भी चेक करना है, और किस हेड में TDS डिडक्ट हुआ, हेड ऑफ इनकम, ये आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। सब कुछ सही होगा तो कोई बात नहीं है, अगर गलत होगा तो इसको आप सेलेक्ट करिएगा और एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ है तो उसका एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। कुछ एंट्रीज यहाँ पर पहले से ही दिख रही हैं, अगर ये सही है तब तो इसको रखना है, अगर रॉन्ग है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नया चालान ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको BSR कोड इंटर करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का सीरियल नंबर और अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। अब इनकम टैक्स का पेमेंट कैसे करना है, एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चालान का डिटेल कैसे मिलता है वो भी हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों ध्यान देना, हम डेमो बना रहे इसलिए यहाँ पर कुछ रॉन्ग हो गया तो भी दिक्कत नहीं है, बट आप जब भी डिटेल इंटर करो सही डिटेल इंटर करना, रॉन्ग हो जाएगा तो आपको घाटा हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे TDS भी दिखाई दे रहा है और टैक्स का अमाउंट भी जो हमने पे किया था वो भी दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके 26 AS में TDS का डिटेल दिखना चाहिए, और जो टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है इसका डिटेल आपको AIS में दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको ITR फाइल करना है। डिटेल जब भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ गए हैं। अब सारा डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड वाला भी रो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट B TI में जाएंगे, यहाँ पर इनकम का कंप्यूटेशन होगा।
यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका इनकम किस तरीके से कंप्यूट हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ गलती दिखाई दे जाए तो डायरेक्टली आप उस शेड्यूल में जा सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं कि सब कुछ सही है। अब नीचे जाएंगे, यहाँ कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर आ गए हैं। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आखिरी शेड्यूल बचा हुआ है जहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन होता है। अब पार्ट बी टीटीआई का यहाँ पर पेज आ गया है। यहाँ पर आपको कितना टैक्स लगने वाला है दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेल्थ सेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टैक्स लायबिलिटी जो होगा उतना आपको पेमेंट करना होगा। हमारे केस में हमने पेमेंट भी किया हुआ है। यहाँ पर रिफंड हमें इतना आ रहा है, या तो हो सकता है कि अमाउंट पेबल भी आए तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपका इनकम डिडक्शन वगैरह क्या है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा टैक्स से रिलेटेड। अगर सब कुछ आपको सही लग रहा है तो आपको नीचे आखिरी वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कोई असेट्स वगैरह लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, या बेनिफिशियल ओनर है आप किसी के, या कोई पावर अवेलेबल है आउटसाइड इंडिया, उसके अलावा साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, या कोई इनकम है आउटसाइड इंडिया। तो हमारे केस में नो है तो हम नो ही रहने देंगे। यस होगा तो यस सेलेक्ट कर लीजिएगा, हमारे केस में नो है। नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली फीड है। प्लेस हमें इंटर कर देना है। कभी कभी यहाँ पर आईपी एड्रेस आता है तो उसको भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पूरा फॉर्म आ जाता है। इसको एक बार हमें वेरीफाई कर लेना है। फिर से वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर शेड्यूल दिए गए हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाता है। आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाते ही आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब अगर आपने आईटीआर ठीक से भरा नहीं है तो इस तरीके से आपको एरर आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपने सही आईटीआर भरा है फिर भी आपको एरर आ जाता है, जैसे कि हमारे केस में। अब एरर को सॉल्व करने के लिए आपको बैक वगैरह नहीं जाना है। यहाँ एरर डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको रो दिया गया है, यहाँ पर रीजन बताया गया है कि क्यों एरर आया है, और इसी रो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप उस पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर एरर है। अब ध्यान देना, हमारे केस में एरर नहीं, इसका मतलब आपके केस में भी एरर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, जो भी रीजन दिया गया है उसको एग्जामिन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार जब आपका एरर सॉल्व हो जाए तो फिर से आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन वाले प्रोसेस करने हैं, ठीक है। अब अगर आईटीआर आपने बिल्कुल सही भरा हुआ है तब आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। इस तरीके से स्क्रीन आएगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर फाउंड नहीं है। इस तरीके से स्क्रीन आ जाए तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया। यहाँ पर वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन है। तुरंत वेरीफाई कर सकते हो, बाद में ई वेरीफाई कर सकते हो, या वेरिफिकेशन आपको ऑफलाइन करना है। अब अगर ई वेरीफाई लेटर या बाद में ऑफलाइन वेरीफाई करना चाहते हो तो जब भी आईटीआर फाइल करो 30 दिन के अंदर ही वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर जो भी मेथड दिए गए हैं सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमें तुरंत ई वेरीफाई करना है तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ई वेरीफाई का पेज आ जाता है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए भी कर सकते हो, डीएससी के जरिए भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है। 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, उसके लिए कंसेंट मांगा जा रहा है तो आई एग्री वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करिए और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। आधार ओटीपी सेंड हो जाता है। वेरीफाई ओटीपी का यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई देता है, जल्दी से आपको ओटीपी इंटर कर देना है जो कि आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आपको कंफर्मेशन का पेज दिखाई दे जाता है। आईटीआर अगर आपने सही भरा हुआ है तो नीचे सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करते ही आईटीआर फाइल हो जाता है। मोबाइल नंबर और ईमेल पर कंफर्मेशन मैसेज भी भेज दिया जाता है। उसके बाद नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आईटीआर का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे इनकम को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आईटीआर के दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।